देखिए हम लोग बात करेंगे अब इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब है कि ये एक ऐसी एनर्जी है, कह सकते हैं ना, ये एक ऐसी एनर्जी है जिस एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, कंपोनेंट्स हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, चार्जर, लाइट, ट्यूबलाइट, सब के सब क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना। और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए किसी जरूरत पड़ती है हमको, एनर्जी की, और उस एनर्जी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कह सकते हैं ना कि एक तरह की एनर्जी, जैसे लाइट होती है ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वैसे इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट करने के जो एनर्जी जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, उसके बाद है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जब चलती है तो किस में चलती है वो, तो जिसमें चलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं, हाँ, कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। अब कंडक्टर कहाँ होता है? बस में होता है ना, तो बस उसी की वजह से चलती है। अगर बस में कंडक्टर ना होता तो नहीं चलती। तुम कहोगे ड्राइवर की वजह से चलती है, ड्राइवर की वजह से बस चलती है, ऑपरेट होती है जो ना, वो कंडक्टर की वजह से होती है। कंडक्टर नहीं रहेगा तो बस को रोकेगा कौन? कस्टमर उतरना है, कस्टमर चढ़ाएगा कौन? ठीक है, हाँ, कितना पैसा वसूलना है, ये सब चीजें कौन करता है? कंडक्टर। तो बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में जो कंडक्टर होता है वो भी बिल्कुल अच्छे से ऑपरेट करता है। ठीक है, तो कंडक्टर कौन होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, सब कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से क्या करते हैं, पास होने देते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी में ऐसी क्या है जिसको पास होने देते हैं? तो बस में कौन है जो आके चल जाता है बस में से? जितने भी पैसेंजर हैं, उसी तरह के पैसेंजर इलेक्ट्रिसिटी में होते हैं। नाम इनका क्या होता है? चार्जेस। क्या नाम है इनका? चार्जेस कहते हैं। ठीक है, अब चार्जेस कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। वैसे ही बस में पैसेंजर मेनली दो तरह के, एक मेल एक फीमेल। ठीक है, तो उसी तरह इस कंडक्टर जो कि फ्लो क्या कराता है, इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर फ्लो करता क्या है? चार्ज। और चार्ज कितने तरह के होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो अभी पूछेगा कि ये बताइए कि चार्ज क्या होते हैं, तो चार्ज बता देंगे। चार्ज इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? चार्ज बोलते हैं। जैसे बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे? सेल। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सबसे स्मॉल पार्ट, कंडक्टर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? चार्ज। समझ गए? तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ना कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे। कितने सारे होते हैं? बहुत सारे, अनंत होते हैं। जैसे मेटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अनंत इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एकदम ऐसे ऐसे तैरते रहते हैं सब इलेक्ट्रॉन, समंदर की तरह। और जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर समझते हो? इंसुलेटर जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकते, जैसे ये, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो बंधे हुए। और मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो फ्री है। फ्री का मतलब जहां मन के तहां क्या कर सकते हैं, टहल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? बंधे हुए हैं। घर में ताला लग गया इन लोग, तब घर में से बाहर नहीं निकल सकते। अब जब घर में से बाहर निकलेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगा। कैसे? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना तो क्या प्रोड्यूस करता है? अब इलेक्ट्रॉन को तुम बांध के रखोगे तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा? नहीं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस। चार्जेस हो गए दो टाइप्स के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? जो इसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू निकले, और नेगेटिव मतलब नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू निकले। ठीक है, तो जैसे जैसे अब जानते हो मैं के बारे में ना, नॉर्थ और साउथ होता है। नॉर्थ से निकलता है सब जगह क्या होता है? मिल जाता है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होती ना, नॉर्थ से निकलते समय के मिल जाती है, फिर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे मिल जाती है। चार्ज में क्या होता है कि पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में। ठीक है, पॉजिटिव निकलेगा और नेगेटिव जाके मिल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जाके मिल जाएगा। ये तरीका होता है।
ठीक है, तो ये कौन गया है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, समझे? और इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक, तब तो मैग्नेटिक में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी ये चीज समझ में आई, चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के, ठीक है। अब इन्हीं की वजह से ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन सिस्टम चलता है। अब थोड़ा चार्जर के बारे में जानते हैं। लाइक चार्जर रिपेल ईच अदर, यानी कि दो चार्जेस सेम आ गए ना ऐसे ऐसे, तो वो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे, नजदीक नहीं आएंगे, ओके। और अनलाइक चार्जर अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये आपस में क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट, होता है ना? हाँ, ये है आपका चार्जेस का सीन। नेक्स्ट है आपका कि जो एसआई यूनिट होता है, मतलब कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट समझते हैं ना, जिसमें हम चार्ज को नापते हैं। तो एसआई यूनिट होता है क्या? कूलम। हम लोग चार्ज को कूलम में नापते हैं। जैसे मास को किस में नापते हैं? केजी में, ठीक है। तेल को किस में नापते हैं? लीटर में, समझ रहे हो ना? और डिस्टेंस को कैसे नापते हैं? मीटर में। उसी प्रकार चार्ज को किस में नापते हैं? कूलम। बुझे कि नहीं बुझे क्या मतलब कहने का है? हाँ या ना? हाँ। नेक्स्ट है एक कूलम चार्ज में, जैसे हमने कूलम बता दिया ना, अब बोला कि एक कूलम चार्ज है, यानी कितना चार्ज है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ठीक, पूछ देगा ना क्वेश्चन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कितने होंगे? 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे कितने में? एक कूलम चार्ज। ये लाइन याद रखना, ठीक है, क्या बता सकते हैं। या फिर आप इसको कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हो, ठीक है। देख लो तो उसको भी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग कैलकुलेट करके। तो देखो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N, ये फॉर्मूला है चार्ज निकालने। चार्ज कितना है? इतना ही चार्ज है ना? और प्लस माइनस N, N है नंबर, और E माने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू माइनस 19 कूलम। C से C तो बचा 1/1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इज इक्वल टू N। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इज इक्वल टू N। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी होती है। अभी हम लोग समझ में आया, ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी थी, सब जो जी बेसिक बातें थी आपको जाननी चाहिए। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। को कौन कौन से? तो एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है? स्टैटिक। और एक होता है हमारा डायनेमिक, ठीक है। दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या कि ये बताओ कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन वही जिम्मेदार है ना। उसी के फ्लो होने से तो क्या हो रही है? यानी हम कह सकते हो चार्ज, कह सकते हैं ऐसा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज ही तो है, ठीक है। तो इस वाले केस में, स्टैटिक वाले केस में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? नहीं, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। रुका हुआ का मतलब रेस्ट। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? रेस्ट। और उनकी रेस्ट में होने से जो भी बिजली प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक रहेगा तब कैसे बिजली प्रोड्यूस होगा? करेगा, मैं बताऊंगा ना अभी, पहले समझ आया है? ठीक। और अगला है डायनेमिक। अब डायनेमिक का मतलब जो चलता है, मोशन। डायनेमिक का मतलब मोशन। तो जो भी बिजली प्रोड्यूस हो जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यानी कि हम लोग के आसपास कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? डायनेमिक। क्योंकि इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्लो करता है, हाँ या ना? अच्छा, तुम कहोगे ये वाला कहाँ था, तो कभी बाल में रगड़े हो ऐसे पेन? वो अट्रैक्ट करता है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कभी बिजली गिरते हुए देखे हो? वो ऊपर से जो बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली, हाँ ठीक है, वो बिजली भी क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उसको। क्योंकि वहां पे कोई तार लगा हुआ है, वो तो डायरेक्ट बहुत में आके गिर जाता है नीचे, वहां अच्छा जो उसके नीचे में आ जाता है, काम खत्म, सीधा समाप्त, बस तेरा भी लग जाता है उसका। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको? रेस्ट और मोशन इलेक्ट्रिसिटी, ये था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है, अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लिए, तो अब हम जानते हैं कुछ चीजों के बारे में। क्या है भाई? वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये क्या होता है, तो सीन है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी, जब भी आप गौर करोगे, पूछेगा ना कितने वोल्टेज लाइट आती है, घर में पूछा जाता है ना कितने वोल्ट लाइट है, तो हम बोलते हैं 220 वोल्ट। 220 वोल्ट लाइट है, या 240 वोल्ट, या 250 वोल्ट, जितने भी लाइट है बोलते हैं ना, या फिर कम हो गई तो 150 हो गई है, तो ये है वोल्ट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और इसी के खानदान से ये बिलोंग करता है 220 वोल्ट, यानी वोल्ट जो है, वोल्ट, वो इसी खानदान से बिलोंग करता है। तो कैसे करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब होता है जब भी किसी चार्ज को कहां से लेके आए हम, इन्फिनिटी से लेके किसी जगह पे लेके आए, इस पॉइंट पे, तो यहां से यहां तक लाने में, भाई लाने में कुछ ना कुछ तो कार्य होगा ना, मेहनत लगेगी, एनर्जी खर्च होगी, हाँ या ना? तो वर्क होगा। तो देखो यहाँ पे चार्ज यहाँ से आ रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ना कि ये भी एक तरह का चार्ज ही है, लेकिन बहुत ही छोटा है। ठीक है, बहुत ही छोटा है, और ये होता है बस चेक करने के लिए कि कहीं पे दूसरा चार्ज है कि नहीं। जैसे मान के चलो कहीं बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रॉन्ग, तुम एक छोटा मैग्नेटिक फील्ड ले गए, तो छोटका वाला क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, बार बार पीछे आ जा रहा है। तुम क्या समझोगे? समझोगे ये कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? बहुत ही ज्यादा है। समझ गए? तो हम वहां नहीं जाएंगे, ना नुकसान हो जाएगा, शरीर नुकसान करेगा। ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया? छोटा सा मैग्नेट क्या किया आपको? एक टेस्ट की तरफ किया ना, आपने टेस्ट मैग्नेट बना दिया उसको, उस मैग्नेट ने टेस्ट कर लिया कि मुझे यहाँ जाना आवश्यक नहीं है, वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा है, कैंसर हो सकता है। समझ गए? चलो नेक्स्ट है, तो ये होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो जब भी किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आओ, तो जो भी वर्क डन हो ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बोलेंगे द वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझेंगे? समझेंगे? उसके बाद मान चलो ना कि अब ये इन्फिनिटी नहीं है। इन्फिनिटी समझते हो जब जिसके जगह नहीं मालूम हमको, मान लो ये इन्फिनिटी नहीं है, अब ये हमको पता चले कि कोई जगह है जिसका पोजीशन क्या है, और हमको यहां तक लेके आना है, ये तक, तो उस केस में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा।
उधर के साइड में कोई परिवर्तन होगा? नहीं, वही टेस्ट चार्ज है, वर्क हुई भी करेगा। तो परिवर्तन किधर हुआ? इधर के साइड। पहले हमें नहीं पता था कि कहां से आना था, कहां से आना था? अनंत से। नहीं पता था कहां से, क्योंकि अनंत किसी को मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमको मान चल गया, तो VA में से VB क्या कर दिया हमने? घटा दिया। यानी यहाँ का पोटेंशियल में से हमने यहाँ का पोटेंशियल क्या कर दिया? माइनस कर दिया। वो किसके बराबर? W/Q के बराबर। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि क्या किया है हमने? डिफरेंस निकाला। डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि सब्ट्रैक्ट जब करते हो तो क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंस बोलता है। पोटेंशियल समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? ठीक। इसका एसाइनेट होता है ना, एसाइनेट क्या होता है? वोल्टमीटर नहीं, वोल्ट होता है। हाँ, वोल्ट। और उसको हम कैपिटल V से क्या करते हैं? दिखा देते हैं, ठीक है। और इसको नापने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वोल्ट मीटर। और इस डिवाइस से हम नापते हैं कि कितना वोल्ट लाइट है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है। तो घरों में स्टेबलाइजर होता है ना, स्टेबलाइजर में जो मीटर लगा होता है ना, उसमें बीच में V लिखा होता है। तो समझ जाना कि ये क्या है? वोल्ट, ठीक है। उसमें 100, 50, 100, 150, 200, 250, 300 ऐसे वोल्ट लिखा रहता है। तो पता चल जाता है कि कितना वोल्ट लाइट है हमारे। समझ में आया? अब देखो एक और चीज, जो वोल्ट मीटर होता है ना, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कहाँ होता है? कितना होता है? हाई होता है, ठीक है। इस वजह से इसको हम कहाँ लगाते हैं? इसको हम लोग सर्किट में पैरेलल लगाते हैं। पैरेलल समझते हो? हाँ। तो सर्किट में हम इसको पैरेलल लगाते हैं, ठीक है, ताकि जब यहां से जाए तो इसमें से भी चला जाए और इसमें से भी चला जाए, ठीक है। तो ये हो गया। तो वोल्टमीटर रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इस वजह से किसमें लगाते हैं? बात करते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दिया पहले ही। वैसे भी हम लोग दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं ना इसको, तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए चीज। हाई की वजह से उसको पैरेलल लगाते हैं। हाई की वजह से पैरेलल लगाते हैं। समझ में आ गया? हटा दूं? नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? करंट समझ में आया? तो करंट की बात करेंगे हम लोग। देखो करंट को ना जानते होता क्या है? करंट क्या होता है? तो करंट है कि कंडक्टर जानते हैं आप? कंडक्टर के अंदर कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। करंट मतलब क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, या द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड सिंपल। बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। द फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम इज कॉल्ड। समझ आया? अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में करंट बहता है, पता है ना? तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर का चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी किधर की चलेगी? समझ? दिमाग में रखिएगा हमेशा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो करता है। तो इसलिए दिमाग में रखिएगा, ठीक है। क्या पता है एक आध क्वेश्चन आ जाए। तो करंट की एसाइड क्या होती हो? एम्पियर होती है। जिसको हम किससे दिखाते हैं? ठीक है। और इसको मेजर कैसे करते हैं? तो इसको नापने के लिए डिवाइस का नाम क्या है? अमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर कहते हैं, ठीक है। और एमीटर भी कैसा होता है? स्टेबलाइजर में लगा होता है, उसमें बीच में ए लिखा होता है। तो समझ जाना कि ये क्या है? एमीटर, ठीक है। और बी लिखा रहेगा तो वोल्टमीटर, समझ गया, ठीक है। और जी लिखा होगा तो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ए लिखा होगा तो एम्पियर मीटर, भी लिखा होगा तो वोल्ट मीटर, और जी लिखा होगा तो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो एमीटर।
और इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? वो लो होता है। लो होता है। इस वजह से इसको किस में लगाते हैं हम लोग? सीरीज में। सीरीज में अरेंज करते हैं, ठीक है, ऐसे अरेंज करते हैं। ये सीरीज में आ गया ना, तो इसलिए इसको सीरीज में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो। लो होता और वोल्टमीटर रेजिस्टेंस क्या होता है? है हाई इसलिए उसको किस में लगाते हैं? पैरेलल तार। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाई वी यूज वोल्टमीटर इन पैरेलल एंड एमीटर इन रेजिस्टेंस, तो क्या बताएंगे? और उसका हाई रेजिस्टेंस। हाँ, बिकॉज वोल्टमीटर रेजिस्टेंस हाई होता है और एमीटर रेजिस्टेंस लो होता है लो होता है, इस वजह से हम ऐसा करते हैं समझ आया? नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट समझते हैं क्या होता है? तो जानते हो, जैसे ये सर्किट आप देख रहे हो जहाँ पे ट्यूबलाइट जल रही है। ट्यूबलाइट क्या है? ट्यूबलाइट में तार लगा के बोर्ड में लगा दिया हम, तो ये बत्ती जल रही है। होता क्या है? तो सबसे पहले तार में दो तार होती हैं, मतलब कि किसी भी तार में दो वायर होती हैं, वो दो वायर जाके बोर्ड में घुस जाती हैं। एक वायर में से करंट जाता है, इसमें से होते हुए पूरा जाके दूसरे वायर में कंप्लीट हो जाता है, यानी एक पूरा लूप कंप्लीट कर देता है। जैसे एग्जांपल तौर पे मान के चलो, अगर फिगर बनाए देखो, जैसे ये है, ये बत्ती हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? बैटरी हो गया, ये क्या हो गया? स्विच हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो यही सेम चीज क्या है? ये जो ऊपर जल रहा है ट्यूबलाइट, सेम चीज है ना, बस यहाँ पे बैटरी नहीं, यहाँ पे लाइट है, मेन लाइट है, ठीक है, एसी है, तो बिल्कुल सेम चीज है। अभी स्विच यही तुम ऑन कर दोगे तो बत्ती जलने लगेगी, हाँ या ना, और ऑफ कर दोगे तो बत्ती बुझ जाएगी ना। तो हम हर जगह अगर हमसे कोई पूछे तो क्या हम पूरा सिस्टम लेके चलेंगे दिखाने के लिए कि देखो लो तुम्हारे समझ में बाटे, या एक जगह पूछ देगा तो क्या करेंगे? वो चिपका देंगे वहीं पर लेके बैटरी और सेल और ये कुल कागज कलम, नहीं ना करेंगे। उसके लिए साइंटिस्टों ने क्या बनाया है? उसके लिए साइंटिस्ट बनाया है सर्किट्स बनाया है, ठीक है, क्या बनाया है? सर्किट्स बनाया है। तो ऐसे सर्किट्स, ठीक है, ऐसे सर्किट्स जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हाँ ये सही में दिख रहा है हमको कि कैसे ये वर्क करेगा, एक्सपेरिमेंटल वर्क, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो एक छोटा सा भी इलेक्ट्रिक सर्किट हो सकता है, जैसे ये केवल बत्ती, एक ट्यूबलाइट देख रहे हो ना, खोसा है ना, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये एलईडी है, खोसी हुई इलेक्ट्रिक सर्किट है। वो टीवी है, खोसी हुई इलेक्ट्रिक सर्किट है। समझ गए ना? ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आया? अच्छा, अब इन इलेक्ट्रिक सर्किट को हम हर जगह नहीं दिखा सकते ले जाके। अब एग्जाम में पूछ दे कि टीवी के पीछे कैसे थे, तो टीवी उठा ले जाओगे मुंह में? नहीं ना। तो उसके लिए साइंस बनाया क्या? सर्किट डायग्राम। क्या बनाया? सर्किट डायग्राम, जिसको हम कभी भी कॉपी पे क्या कर सकते हैं? प्लॉट कर सकते हैं, और एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ये बिल्कुल सही बनाया है। समझ में आया? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। जो नॉर्मल सा कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें बल्ब जलता है, कुछ भी जल जाता है, कंप्लीट एनालाइज हो जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और जिसमें क्या करते हैं, उसको कॉपी पे प्लॉट कर देते हैं, ये पेपर पे प्लॉट कर देते हैं, उसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। समझ में आया? अब सर्किट डायग्राम बनाने के अंदर कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को जानना आवश्यक है, तभी तो सर्किट डायग्राम बनाओगे ना। क्योंकि अब बत्ती के लिए कैसा बत्ती बनाओगे? अब ऐसे थोड़ा ना, यहाँ पे ऐसे एक ट्यूबलाइट बनाओगे, वहां पे जमा में जाके ऐसे करके, ठीक, और इसके ऊपर लिखोगे सूर्या, ऐसे लिखोगे? नहीं काम चलेगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए साइंटिस्टों ने क्या बनाया है? सिंबल बनाया है। जैसे हम सेल को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, जिसमें बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। उसके बाद अगर एक से अधिक सेल हो तो ठीक। और ये वाला याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछिए, बुलवा देगा आपको। कैसे पूछ के बुलाया? जैसे एक ये दे दिया, ठीक, बोलेगा कौन सही है? ऊपर वाला है, दोनों गलत है।
पूछेगा नहीं ना कि कहाँ गलत है। नहीं, ये नहीं पूछे कहाँ है। ऑप्शन, अरे ऑप्शन में भी ये ऐसे फिगर फॉर्म में दे सकता है कौन सा सही है। हाँ तो वही MCQ। तो ये अब देखो मौके पे तो आपको दिमाग का दही हो जाएगा ना। हाँ। अगर नहीं केयर किया रहोगे, मैंने आपको बता दिया, आप केयर कर लोगे कि देख लो ये बिल्कुल सही है। कैसे? देखो इसमें प्लस है, माइनस माइनस एक संग कर दिया है, फिर प्लस, फिर इसमें माइनस प्लस प्लस एक संग कर दिया है, माइनस। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे आ रहे हैं। समझ में आया? ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो अभी बैटरी वाला क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट है आपका वायर को हम ऐसे दिखाते हैं सिंपल, ठीक है। उसके बाद एक वायर को जब जोड़ते हैं किसी दूसरे वायर से तो ऐसे दिखाते हैं, जॉइंट, ठीक है। उसके बाद अगर एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर क्रॉस करता है तो ऐसे दिखाते हैं, जो बताता है कि ये वाला वायर इस वाले वायर से टच नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना है, गलत हो जाएगा। हाँ टच हो जाएगा, ऐसे बनाना है तो बताता है कि हाँ टच नहीं है, ऊपर से गया है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस ऐसे दिखाते हैं, ये फिक्स रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कोई चेंज नहीं हो रही है। उसी में अगर ऐसे लग जाएगा ना, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो रही है अब? चेंज हो रही है, समझ आया? उसके बाद है आपका एमीटर। एमीटर समझते हैं ना? एमीटर प्लस माइनस, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर में प्लस माइनस, और फिर गैल्वेनोमीटर, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, आप किधर से भी जोड़ सकते हो गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। चलो उसके बाद है स्विच। तो स्विच में एक स्विच आपको ऐसे दिखेगा, ओपन है, और एक स्विच आपको ऐसे दिखेगा, ये भी क्या है? ओपन है। अब क्लोज स्विच होगा तो ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे क्या लग जाएगा? बिंदी लग जाएगा, तो ये क्लोज स्विच होगा। समझ में आया? चलो उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को किसे दिखाते हैं हम लोग? तो इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो बुक में दिया इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे दिखाते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनकी मदद से हम ऐसा कर पाते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है, किसी डाउट है? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ। गैल्वेनोमीटर किसमें यूज होता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं ना कि जब भी हमको बस करंट डिटेक्ट करना होता है, ये नहीं कि कितना नहीं, बस करना होता है कि कुछ आवत तक ही नहीं क्या। तो जैसे उसको जब लगा देते हैं ना ऐसे, तो तनक्यों करंट आता तुरंत ऐसे भाग जाता है, जिससे आप समझ जाते हो कि हाँ कुछ ना कुछ है। तो कुछ ना कुछ है के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? और कितना है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? वोल्ट मीटर और एमीटर। समझ में आ गया? नेक्स्ट है ओम्स लॉ। देखिए अब बात करें हम लोग ओम्स लॉ की। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नियम दिया था। क्या दिया था? उन्होंने बोला था ना कि जब भी हम किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, ठीक है, तो जब पास होते हैं ना, तो पास होने की वजह से जब भी कोई चीज चलती है ना, तो वहाँ पे फ्रिक्शन लगता है। अब फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगा ना, जैसे हमने हीट प्रोड्यूस होगा ना फ्रिक्शन से, तो हीट प्रोड्यूस होता है। और ये चीज ओम्स ने देखी थी। तो हम तो ऐसे फिजिक्स बताया ना, उन्होंने वायर के अंदर देख लिया था कि इलेक्ट्रॉनों के बीच में लग रही है, और ये फ्रिक्शन को ही उन्होंने नाम दिया रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस। और उन्होंने कहा कि ये जो फ्रिक्शन है ये करंट को रोकती है। जो फ्रिक्शन है करंट के बहाव क्या करती है? रोकती है। ऐसे ही नाम क्या दे दिया? समझ आया? तो अभी क्या है, हम लोग वहां पे चर्चा करते हैं। तो ओम्स लॉ बोले थे कि जब भी हम फिजिकल फैक्टर को क्या करते हैं? कांस्टेंट। फिजिकल समझते हो? टेम्परेचर, एयर रेजिस्टेंस, मतलब ये सब बाहरी चीजों क्या करते हैं? अगर कांस्टेंट करते हैं, नहीं एक बराबर करते हैं, तो उस समय में जो V है वो I क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जो पोटेंशियल है वो करंट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
यानी पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। फिर फर्दर उन्होंने भी इसको हटाया ना तो आ गया यहाँ पे आर आई आ गया, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कि ओम्स कांस्टेंट है। तो आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई, ये फॉर्मूला हमने प्रूव करके दिखाया, और इसी को बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर, ओम्स लॉ क्या होता है। इसको डिराइव में क्या कुछ है, दम है तन क्यों, बस ये करना है, बस कर देना। बस ये हाँ 3 लाइन का खत्म, जो समाप्त। ठीक है, आधा नंबर मिलेगा, कहीं कोई नंबर मिलेगा 3 लाइन का, उसमें पूरा लिख के करना रहेगा। तो लिख देना साइड में, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टेंटिंग फिजिकल फंक्शन, फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक फ्रैक्शन, ये वो 3 5। उसके बाद ये आप उसको नीचे लिख देना, हेंस दिस इज द फलान ठिकाने। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें और भी चीजें हैं। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, ओम होगी। क्या होगी, ओम। ओम्स लॉ ने ओम अपना दे दिया, चिप दिया अपना, कहा कि मैं अपने नाम को अमर करूंगा। ठीक है, तो उसके बाद ये सिंबल होता है ओम का, और वो ऐसे ओम आप लिख सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का साइन क्या होता है, ओम। तो हमेशा रेजिस्टेंस को हम ओम में नापते हैं, जैसे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 50 ओम, 100 ओम, ऐसे नापते हैं। ठीक है, अब दुकान पे भी जाओगे ना तो रेजिस्टेंस किसमें मांगोगे, ओम में ही मांगोगे, समझा। जैसे चीनी किसमें मांगोगे, ओम में, कि 2 ओम चीनी दे दो, वो समझ में नहीं कि कौन कितने नहीं हम 2 ओम चीनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नहीं देखो अब देखो इसमें क्या रिलेशन है, जो आर है ना वो भी क्या है, डायरेक्टली है, और जो आर है आई क्या है, इनवर्सली है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे ना तो भी क्या होगा, और आई क्या होगा, घटेगा। समझ रहे बात को। ठीक है, ये सब फैक्टर वहां पे मेंशन कर दोगे ना तो जब 4 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा आप लोग का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये जो आर है ना इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है, रेजिस्टेंस, जो कि एक क्या है, फेनोमेना है। क्या है, फेनोमेना है, और इसका उपयोग जो डिवाइस करता है उसका नाम क्या है, रजिस्टर। क्या कहते हैं उसको, रेजिस्टर कहते हैं। और रजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस लगाता है। रजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टेंस लगाता है। तो रजिस्टर इज द डिवाइस और रेजिस्टेंस इज अ फेनोमेना। नहीं समझे, नहीं समझे कि रेजिस्टेंस इज अ फेनोमेना व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट क्या करता है, ये समझ में आया। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। सफा दिख रहा है कि जब रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, तो करंट के स्पीड को क्या कर रहा है, ये स्लो ही तो कर रहा है, तभी तो घट रहा है वैल्यू। पर पोटेंशियल के फर्क है, नहीं पोटेंशियल कोई फर्क नहीं है, फर्क किस पे है, करंट। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारे सामने ग्राफ। ग्राफ भी एग्जाम में आता है कि भी और आई के बीच में ग्राफ। देखो भी और आई के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसे। ये मान लो कि आपका हो गया, यहाँ पे हो गया आपका भी, और ये क्या हो गया, आई। इसको बोलते हैं भी आई ग्राफ, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट ग्राफ। देख रहे हो ना, जिस तरह भी बढ़ा उसी तरह आई। क्यों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए बढ़ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे सामने, बस ग्राफ ऐसे ही करके बना देंगे, बस बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ नीचे लिख देंगे ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। बात करता हूँ, और वो उसको क्या बोलेंगे जो बीच में से लाइन, ये वाला ना, यही तो है कांस्टेंट ग्राफ, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। और ये भी और ये आई है, तो भी और आई से क्या निकला, आर, तो बीच वाला क्या होगा, आर। और समझे। चलो नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। हटा दूं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, यानी रेजिस्टेंस के अंदर परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के अंदर बदलाव कर देंगे, और वो बदलाव कैसे होंगे वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस होता है वो एल पे क्या करता है, डिपेंड करता है, वो भी डायरेक्टली। यानी अगर तुम किसी वायर का लेंथ बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, उसी तरह जो वायर है वो 1/A पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर तुम एरिया बढ़ाओगे ना तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी जितना मोटा वायर उतना कम, समझ गए। उसके बाद तीसरा है
कि जो रेजिस्टेंस है ना वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, समझ गए। उसके बाद है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। तो जो रेजिस्टेंस है ना वो नेचर ऑफ मटेरियल पे क्या करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल दिक्कत चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर पकड़ना हमको बस दो है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट आर दैट इज इक्वल टू L by A। तो R इज इक्वल टू रो L by A। तो रो इज इक्वल टू R A by L। समझ आया ना। हाउ का ये हाँ रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। क्या मतलब है, रेजिस्टिविटी। नहीं समझे अभी भी। रेजिस्टेंस एक फिनोमेना है, ठीक है। रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है। जैसे रेजिस्टेंस फिनोमेना वैसे रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी जो बताती है किसी भी कंडक्टर के बारे में कि वो कंडक्टर कैसा है, समझे। तो रेजिस्टिविटी हाई होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, रेजिस्टिविटी लो होगी कंडक्टिविटी हाई होगी। बुझे कि नहीं बुझे, चलो तो आगे बढ़ा जाए। अब समझ रेजिस्टिविटी। अब इसका एसआई क्या होता है, तो इसका एसआई होता है ओम मीटर। कितना होता है, एसआई पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। अगर एग्जाम में आ गया ना ऐसा कुछ पूछने के लिए तो आप एसआई अगर लिख दोगे अपने मन से भी वहां पे तो एग्जामिनर समझेगा भाई लड़का तो पढ़ने वाला है, समझ लो ना। ऐसा यूनिट में ज्यादा गलती होता है। और क्या, रजिस्टर का वैसा यूनिट क्या है? देखो रजिस्टर तो ओम है। रजिस्टर किसमें जाके दुकान पर कैसे मांगोगे रेजिस्टेंस को, 10 रुपए का रेजिस्टेंस दे दीजिए, ओम में नहीं समझे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, यानी कि जब रेजिस्टेंस को आपस में क्या करते हैं हम लोग, कंबाइन कर देते हैं। तो उस कंडीशन में कहीं क्या होता है, तो जब रेजिस्टेंस को आप कंबाइन करोगे ना तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं। एक क्या होता है सीरीज और एक क्या होता है पैरेलल, ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हम रेजिस्टेंस ना ऐसे जोड़ते हैं, ठीक, और पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे जोड़ते हैं, अलग अलग। अब देखो इसका मान लो ये क्या है, ठीक, और ये क्या है। अब हमको टोटल रेजिस्टेंस पूछेगा तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, बस खत्म, निकल गया टोटल रेजिस्टेंस। 2 ओम 3 ओम 4 ओम कितना हो गया 9 ओम, 2 3 4 टोटल कितना हो गया 9। ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है 9 बात खत्म, समझे। ठीक। अभी क्या है ये R1 R2 R3, तो इसका बोलेगा टोटल रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे ना 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, या इसको बोलेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अब देखो क्या है, समझ आया ना। अब देखो क्या है कि जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं ना तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या जाती है, बढ़ जाती है। देखो पहले 2 था 3 था 4 था, अब कितना हो गया 9 हो गया, 4 3 7 2 9। तो पहले 2 3 4 था, अब कितना हो गया, तो बढ़ गया ना। ठीक। अभी क्या है पहले ये जितना भी था 1 अपॉन में ना, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समझ लो ना, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा।
तो पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाती है, और सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आया? हम्म, तो ये चीज समझाना था, मौके पे इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कहीं आ गया तो आप लगा सकते हो। ठीक है, या फिर अगर कुछ याद आया एग्जाम में प्रॉपर्टी के नाम पे तो ये भी चेक देना। ठीक है, हाँ प्रॉपर्टी के नाम पे अगर आ गया तो ये भी चेक दीजिएगा कि कम्युनिकेशन रेजिस्टेंस में सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या जाती है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई, और पैरेलल की वैल्यू क्या जाती है, लो। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिक्स वाला नहीं ना पूछेगा, मिक्स वाला मतलब, और जिसमें कि सीरीज और पैरेलल दोनों एक ही में रहता है, क्यों नहीं पूछेगा, तो वो क्या बताएंगे। बताएंगे ना उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा यूज करते हैं हम लोग। तो घरों में हम लोग पैरेलल यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई पैरेलल में सबका कनेक्शन अलग अलग होता है। ठीक, अभी देखो सीरीज में अगर यूज करते तो क्या होता है, सीरीज में यूज करते तो एक घर में एक जगह लाइट फ्यूज हो जाती तो पूरा घर में बंद हो जाता, फिर दिया खोजना पड़ता है कि कितनी फ्यूज हुआ है, पता तो रहता नहीं। लेकिन पैरेलल में क्या होता है ना कि जो खराब होगा बस वही बंद रहेगा, बाकी सारी की सारी सिस्टम क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे। ठीक है, इसलिए हम घरों में डोमेस्टिक सर्किट्स में किसका प्रयोग करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझा? तो सफा सफा चला गया। एडवांटेज पहला क्या है कि भैया पूरे घर में सर्किट प्रयोग हम पैरेलल करते हैं ताकि हमारा पूरा घर एक बार में बंद ना हो लाइट कनेक्शन, और सीरीज का उपयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो पैरेलल में क्या है एडवांटेज और सीरीज में क्या है डिसएडवांटेज। पैरेलल में जो मतलब कि करंट है और जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, आधा हो जाता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, लेकिन सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई हो जाता है। 2 पॉइंट वैसे ही हो। ठीक है, तो एक एक तो दो पॉइंट और बढ़ा लेंगे, 3 पॉइंट लिख देंगे, एकदम बस विदाउट। हाँ एक और चीज है, देखो पैरेलल में जब मान लो यहाँ से वोल्टेज आता है ना 220 वोल्ट, तो यहाँ पे 220, यहाँ पे 220, यहाँ पे 220 जाता है। लेकिन जब यहाँ पे आएगा 220 तो यहाँ पे 220 जाएगा, फिर 110 जाएगा, फिर 55 जाएगा, धीरे धीरे क्या जाता है, कम जाता है। गधा है क्या तू, 220 से 110 हो गया तो बढ़ गया। ठीक है, ये खाने का इफेक्ट दिख रहा है। लेकिन उसको ऐड कर देंगे तो बढ़ेगा ही ना। हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल ला रहे हैं। यहाँ पे 220 वोल्ट लाइट दी है तुम यहाँ से, अरे सोचो 3 टे बल्ब है, तीनों बल्ब को सीरीज में करके तुम बोर्ड में खोसोगे ना तो शुरू वाला बल्ब थोड़ा तेज जलेगा, बीच वाला उससे कम जलेगा, और तीसरा वाला सबसे कम जलेगा। क्यों? क्योंकि सबके पास पोटेंशियल क्या जा रहा है, अलग अलग जा रहा है। ठीक है, और इसमें इस वाले में ना देखो ये तीनों के तीनों सेम जलेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे 220 जा रहा है, इसमें 220 जा रहा है, इसमें 220, तीनों एक ही रोशनी संग। बुझा गया? अगर मान लो कि थोड़ा प्रॉब्लम अगर हो समझने में तो हमने फिजिक्स का तो पूरा अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप वहां पे देख सकते हो 1.5 की स्पीड से, 1.5 की स्पीड दोगे तो टाइम भी कम लगेगा और कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर। देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या, सबसे पहले पावर समझते हैं। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर होता है जो भी आप कार्य कर रहे हो आप कितने कम समय में कर रहे हो, तभी ना पावर है। मान लो कि तुम किसी कार्य को, कोई कार्य है जो 10 दिन का है तुम उसको 2 दिन में कर रहे हो, और कोई कार्य है ये 10 दिन का है इसको 20 दिन में कर रही है। तो ये बताओ कि किसका पावर ज्यादा हुआ, 2 दिन वाला पावर ज्यादा हुआ। बस इसी को पावर होता है, यानी कि काम करो और समय क्या लो, कम, तो पावर क्या हो जाएगा, हमें हाई पावर की बात। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर में, तो पावर सिंपल है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम।
तो पावर वर्क से क्या है, डायरेक्टली टाइम से क्या है, इनवर्सली यानी समय घटाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल, ठीक है, समय घटाओ तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही मैं बात किया ना, काम करना 10 दिन और 20 दिन वाला। चलो नेक्स्ट है एसआई का पावर क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा वर्क का क्या होता है जूल, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो जूल पर एसआई मीटर, ठीक है। या इसका और है वॉट, ठीक है, जूल पर सेकेंड या वॉट। तो मौके पे जो याद आ जाए चिप देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। तो ऐसे कन्वर्जन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और ऐसे लिखेगा 1 kW, किलोवाट समझते हो ना, किलोवाट कितना हो जाएगा 1000 वाट, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब हम बात करें, ये जो इलेक्ट्रिक पावर का ये फॉर्मूला है ना, ये तो वर्क अपन टाइम वाला है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे हैं ना, तो हमको तो इलेक्ट्रिकली जानना है, क्योंकि ये तो 9 का फॉर्मूला है, 9 में था ये। अब 10 में कुछ अलग जानना है, क्या जानना है वो ध्यान दो। तो पावर के ना टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, अब उनको जानो। तो सबसे पहले है पावर का फॉर्मूला जो है वो है पावर इज इक्वल टू वी आई, दूसरा है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले पावर के हैं, और इसमें हमने अलग अलग कंडीशन यूज किया है। इसमें पोटेंशियल करंट, इसमें पोटेंशियल रेजिस्टेंस, इसमें करंट रेजिस्टेंस, यानी ओम्स का पूरा जबरदस्त उपयोग है इसमें, है कि नहीं है। तो ये फॉर्मूले आप याद रखना, ठीक है, याद रखोगे तो ही काम चल पाएगा। तीनों में से किसी पे भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ किसी भी कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है ना। मान लो क्वेश्चन दिया, अब उस क्वेश्चन में ना आई दे दिया और आर दे दिया, और आपको केवल ये वाला याद है, हाँ? गलत नहीं होगा अगर तुम्हारे कर भी पाओगे, अगर तुम्हारे पास भेजा रहेगा। कैसे, हाँ ये अच्छा सवाल है, कैसे। तो अब सीखेंगे हम लोग। मान तुमको बस यही वाला फॉर्मूला याद है, लेट कर लो, कर लिया लेट, और तुमको एक और फॉर्मूला याद है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये भी याद है, हाँ या ना। तो अभी हम लोग कर लेते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ये आर है, ठीक। अभी जो क्वेश्चन तुमसे पूछा ना, उसमें क्या था, उसमें दे दिया करेंट और रेजिस्टेंस, अब तुमको फॉर्मूला क्या ये याद है। अब तो तुम दुखी हो गए, और दुखी नहीं होना, ठीक है। क्या करना, तुरंत इसमें से V इक्वल टू आई है ना, V को उठा के कहां पुट कर दोगे, पुट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई आर इंटू आई, तो क्या बन जाएगा आई स्क्वायर आई का फॉर्मूला। कोई टेंशन, तुम कर लिए वहां पे, कोई दुखी नहीं था, एक नंबर तरीके से समझा। तो ये तरीका है। अरे मान लो कि उसमें तुमको ये याद है और पूछ दिया वी आर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वी आर पूछ दिया ना, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो जहां पे आई और वी अपॉन आर लिख दो, तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। आ गया दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, बिना रट्टा मारे, बिना याद किए, खाली एक ही आपको ध्यान, बुझे। तो हमने कहा कि थोड़ा आपको बता दें वो वाला चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अभी गौर करो, तो यहाँ जो पावर है और जो रेजिस्टेंस है उसमें कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, समझ लो बात, ठीक है। कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो पावर क्या होगा, घटेगा ना। मान चलो वही काम तुम 2 दिन में कर रहे हो, अब मैंने उस काम को करने के लिए मैं बता दिया कि तुमको अब आग के अंगारों पे चल के जाना है वो काम करने के लिए, और इसको बोल दिया कि बर्फ की सिल्ली पे चल के जाना है, तब तुम लोग के लिए मैंने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दी ना रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या कार्य पावर रह जाएगा उतना ही, नहीं, पावर में कमी हो जाएगी, नहीं समझे। अब तुम्हारा काम में फोकस नहीं रहेगा, पैर फोकस है, कहीं चल ना जाए मत पैर, इसका काम होगा, इसका रहेगा पैर पे कहीं फिसल के मुंह ना फोड़ लें अपना बर्फ पे,
है कि नहीं? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अभी देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहीं से निकल के आएगा, ये भी दिमाग में रखना। कुछ बहुत अलग दूर से कहीं नहीं आता है विदेश से, बस तुम्हारे दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति के ऊपर है। देखो ये फॉर्मूला देख रहे हो, पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है ना। अच्छा, वर्क है यहाँ पे, वर्क को हम एनर्जी कर सकते हैं, पता है ना कि वर्क इज एनर्जी और एनर्जी इज वर्क। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू, फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बुझे? नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, यानी कि किलोवाट आवर और जूल में कैसा रिलेशन बन रहा है। किलोवाट आवर और जूल में कैसा रिलेशन बन के आ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग किलोवाट आवर में कैसा बन रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल एनर्जी होगी, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो लिखना 3.6 इंटू 10 का पावर 6 इतनी एनर्जी होगी। ये याद करने वाली चीज है, याद कर लेना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है ये देखो, ये जो 1 किलोवाट आवर है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल यूनिट। जानते हो घरों में जो पैसा रुपया आता है, बिजली का बिल कटता है, वो इसी पे कटता है कि तुमने कितना यूनिट यूज किया। इसको एक यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक यूनिट बोलते हैं ना कि एक यूनिट खर्च किया हो तुम, तो एक यूनिट का मतलब ये होता है 1 किलोवाट आवर होता है कि आपने 1 किलोवाट आवर खर्च किया, तो निकलता है उसका, ठीक है। तो मान लो एक महीने में आपने 100 यूनिट का खर्च किया, तो 100 गुणे 4 रुपए, 400 रुपए हो गया तुम्हारा खर्च बिजली विभाग का, समझा? ये जो कंडीशन है, क्लियर? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ करंट। आके तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ करंट। देखो इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो इफेक्ट ऑफ करंट टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक, एक होता है हीटिंग, और एक होता है आपका केमिकल। केमिकल छोड़ दीजिए, मैग्नेटिक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और हीटिंग अभी पढ़ना है, ठीक है। तो देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग हीटिंग। सिंपल, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है H इज इक्वल टू I स्क्वायर I, हीट निकालने का, जहां पे I है करंट, R रेजिस्टेंस, T है। तो मान लो किसी वायर से 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और उस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, और कितने देर के लिए? 2 घंटे के लिए। तो बताओ कितना हीट प्रोड्यूस हुआ? लगा देंगे, ठीक है। डिराइव नहीं करना, ठीक है, डिराइव नहीं करना। और मान लो डिराइव करने की बात आएगी तो हम वहां पे देख लेना, जो हमारा दूसरा वीडियो है उसमें देख लेना, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो जैसे हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था वैसे डिस्कशन कर देंगे फिर से कॉपी पे, कोई दिक्कत? रिविजन वहां कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो H है ना, वो IRT पे कैसा डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है। करंट बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगा, टाइम बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगा। इन तीनों केस में डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। इसका असाइनमेंट क्या होता है? वो असाइनमेंट क्या होता है हीट का? जूल, क्योंकि ये भी क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी का असाइनमेंट क्या होता है? जूल। सिंपल। चलो
नेक्स्ट है हमारे सामने एप्लीकेशन, यानी इस हीटिंग इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या है। तो जो हम लोग उस 10 रुपए का बल्ब यूज करते हैं ना, पियरका वाला, वो भी, हाँ सूर्य वाला, तो वो भी किस पे बेस है, हीटिंग इफेक्ट पे। क्योंकि जब तक करंट जाता है तो उसका जो एलिमेंट है वो हीट करता है, ग्लो करता है, तब हमको क्या दिखता है, अजोर आता है। नहीं ग्लो करता है तो अजोर दिखता है नहीं दिखता। समझ आया? तो ये हो गया। अब उसमें कौन सा एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। कौन सा, टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, जिसका साइंटिफिक मतलब जिसका सिंबॉलिक कोड है W। ठीक है, W उसका क्या है, सिंबॉलिक कोड है। तो हम लोग टंगस्टन का उपयोग करते हैं जिसमें W से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, और उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होती है। कितनी होती है, 3380 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, 3380 डिग्री। यानी इतने पे जाके उसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो उससे पहले ही रहता है, हम लोग जलता रहता है और तब तक रोशनी देता रहता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट था। उसके बाद एक और है फ्यूज वायर। जानते हो फ्यूज वायर क्या होता है, वो शीशे का ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे तार निकला होता है और बीच में ऐसे ऐसे एक वायर होता है, उसको बोलते हैं फ्यूज। ठीक है, आपको दिखा चुका हूँ यहाँ तक शीशे वाला फ्यूज देखे ना। हाँ, जो शीशे वाला फ्यूज होता है, तो उसके अंदर ना ये जो बना होता है वो बनता है लेड टीन से। किससे बना होता है, लेड टीन अलॉय होता है। ठीक है, अलॉय से बना होता है। और जब बहुत ज्यादा हीट आता है तो क्या हो जाता है, टूट जाता है। आपका जो डिवाइस हो क्या होता है, बच जाता है। ठीक है, डिवाइस क्या हो जाएगा, बच जाएगा अच्छे से। उसके बाद और भी है, जैसे प्रेस के अंदर हम नाइक्रोम वायर का प्रयोग करते हैं, समझते हैं ना। वो प्रेस का एलिमेंट कौन सा, वो किस वायर का होता है, नाइक्रोम के वायर का होता है। नाइक्रोम वायर क्या है, एक अलॉय है, और वो बहुत ज्यादा हीटिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरा रेजिस्टेंस उसका बहुत हाई होता है। उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत हाई होता है। इस वजह से वो रेजिस्टेंस हाई होगा, और रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट हीट हाई होगा। खत्म।